हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। नंबर 1 को ध्यान में रखें कि उत्तर अपभ्रंश को पुराने हिंदी मानने वाले प्रथम विद्वान कौन हैं? राहुल साकृत्यायन, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही जवाब है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। वैसे भी पुरानी हिंदी की जब भी बात की जाती है तो गुलेरी का नाम सबसे पहले आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला प्रश्न है कि कवियों के नाम पर हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने वाले विद्वान हैं। कवियों के नाम पर हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने वाले विद्वान हैं रामचंद्र शुक्ल, गणपति चंद्रगुप्त, मिश्र बंधु, राम कुमार वर्मा। जो सही जवाब है ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब है। कौन सा काव्य आला खंड के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन दिया गया है विशल देव रासो, परमाल रासो, कुमार रासो, अमीर आला खंड के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही जवाब है परमाल रासो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? ऑप्शन दिया गया है धीरेन्द्र वर्मा, राम कुमार वर्मा, रामविलास शर्मा, श्याम सुंदर दास। आदिकाल को तमाम लोगों ने अलग अलग नामों से पुकारा है। सही जवाब है कि अपभ्रंश काल किसने कहा है? तो इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 4 का धीरेन्द्र वर्मा ने। ठीक है, हाँ कई बच्चों ने इसका सही जवाब दे दिया। कुछ बच्चे राम कुमार वर्मा का नाम ले रहे हैं जो कि सही है धीरेन्द्र वर्मा। इसीलिए ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि वर्मा शर्मा इन लोगों का नाम दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है किस नाम से अभिहित किया है? संत काव्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस नाम से अभिहित किया है, मतलब पुकारा है? ऑप्शन दिया गया है संत काव्य, निर्गुण भक्ति धारा, निर्गुण ज्ञानश्री शाखा या फिर निर्गुण भक्ति साहित्य। तो संत काव्य जान रहे हैं, आपका जो सही जवाब है वो है तीसरा इसका सही जवाब है। और बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है कि निर्गुण ज्ञानश्री शाखा उन्होंने कहा है। और देख इन ऑप्शन में निर्गुण निर्गुण से संबंधित लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान से इसका जवाब देना है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कि कृष्ण भक्ति धारा के अंतर्गत आते हैं सभी ब्रजभाषा कवि, भक्ति काल के कवि, अष्टछाप के कवि, सभी श्रृंगारी कवि। ऑप्शन को ध्यान से देखना है। और पूछा जा रहा है कि कृष्ण भक्ति धारा के अंतर्गत जो कवि आते हैं कौन है? तो आप ऑप्शन देखकर ही तुरंत समझ गए होंगे इसका सही जवाब है अष्टछाप कवि। और अष्टछाप में आप जानते हैं कि 8 कवि हैं, शब्द में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है। और 4 कवि बल्भाचार्य के 4 शिष्य और विठलनाथ के 4 शिष्य हैं। और उनको एकदम क्लियर करके रखिए, परीक्षाओं में इनसे प्रश्न आना ही आना है किसी भी तरीके से। सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, लगातार जवाब दे रहे हैं। आप सभी का एक बार से फिर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो लोग नए जुड़े हुए हैं चैनल से, तो एक उनसे रिक्वेस्ट भी है कि इस चैनल हमेशा के लिए जुड़ जाएं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है रास पंचाध्यायी के रचयिता हैं। पंचाध्यायी के रचयिता हैं। ऑप्शन दिया गया है तुलसीदास, सूरदास, नंददास, अग्रदास। तो रास ऑप्शन के अनुसार इसका सही जवाब आप लोगों ने धीरे धीरे देना शुरू कर दिया है। और सही जवाब है इसका ऑप्शन तीसरा जो है कि नंददास। और एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जब भी रास संबंधित सवाल आते हैं तो इसको एक सवाल आता है कि ये रोला छंद में है। किस छंद में है? रोला छंद के अंतर्गत ये है। ये भी सवाल कई बार आता है। कुछ बच्चे अभी अष्टछाप के कवियों को क्लियर करके कमेंट्स कर रहे हैं, सही है, उनकी जानकारी सही है। रास पंचाध्यायी अभी आज ही मैंने वीडियो डाला था कृष्ण भक्ति धारा के अन्य कवियों में, तो रहीम की भी एक रचना बताई जा रही है कि रास पंचाध्यायी है। ठीक है, लेकिन इस ऑप्शन के आधार पर सही जवाब है नंददास। अगला प्रश्न है कि निम्न में रीति मुक्त कवि कौन है? यानी कि रीतिकाल से संबंधित यह प्रश्न है। और ऑप्शन दिया गया है देव, मतिराम, बोधा, पद्माकर। ठीक है, रीति मुक्त कवि कौन है? तो इसका जो सही जवाब है
ऐसे ही प्रश्न घुमा फिरा कर हमेशा आते रहते हैं और इसीलिए हम प्रैक्टिस भी करते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब आप लोगों ने बता दिया कि ऑप्शन तीसरा सही है, बोधा। और रीति मुक्त कवियों की बात जब की जाती है तो घनानंद, बोधा, आलम ठाकुर, इनका जिक्र जल्दी से किया जाता है। अगला जो प्रश्न है कि निम्न में कौन द्विवेदी योगिन कवि के रूप में विख्यात है? रामनरेश त्रिपाठी, पंडित अंबिका दत्त व्यास, रामेश्वर शुक्ल अंचल, भारत भूषण अग्रवाल। तो ये थोड़ा सा आपको नया टेक्निकली सवाल पूछा गया है। बाकी रीति मुक्त, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध लगातार परीक्षा में पूछा जाता है। और यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे द्विजदेव और देव में अंतर है। ठीक है, द्विजदेव अलग कवि हैं। हाँ, द्विजदेव भी आते हैं रीति मुक्त में, लेकिन यहाँ पर जो देव हैं वो अलग। ठीक है, इस चीज़ को क्लियर करके रख लीजिए। द्विजदेव का भी असली नाम दूसरा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही जवाब है वो है राम नरेश त्रिपाठी। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। प्रश्न है, कोटेशन दिया गया है, पूछा जा रहा है कि सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के पंक्ति के रचनाकार हैं। सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के पंक्ति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन दिया गया है रसखान, भारतेंदु, हरिऔध, रत्नाकर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही जवाब है, संजू ने सबसे पहले इसका सही जवाब दे दिया है और भी बच्चे धीरे धीरे, अर्चना, शत्रुघ्न ने भी सही जवाब दिया, सूर्या कुमार, प्रीति बेटा ए बता रही हो, ए नहीं है सही जवाब इसका। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसको कहा है। ठीक है, तो आप लोग इसको क्लियर करके रख दीजिए कि सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के आगे अगर परीक्षा में आए तो आपका पहला उद्देश्य यही है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि निम्न में किस कवि की रचना का समावेश दूसरा सप्तक में नहीं है? भक्ति काल में जिस तरह से अष्टछाप का महत्व है, उसी तरह आधुनिक काल में तार सप्तकों का बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है। कहीं न कहीं से प्रश्न आता रहता है और देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 11 भी सप्तक से है कि दूसरा सप्तक में नहीं है, ये हमें ध्यान देना है। अगर आपको दूसरे सप्तक के सभी कवियों के बारे में जानकारी होगी तो आप हो सकता है कि जो है उसके बारे में बता देंगे। यहाँ पर बताना है कि कौन सा नहीं है। तो इसका सही जवाब है, कुमार विनय ने इसका सही जवाब लिख कर दे दिया। ब्यूटी तिवारी 11 का ए बता रहे हैं, 11 का ए नहीं है बल्कि ऑप्शन जो तीसरा है यानी कि सी ऑप्शन इसका सही है। और भी बच्चों ने सही बता दिया। इसलिए आप लोग तार सप्तक के तो 4 तार सप्तक हैं उनके कवियों को एकदम से क्लियर करके रखिए, ताकि आपको परीक्षा हाल में इधर उधर झाँकना या फिर रिक्वेस्ट न करना पड़े कि ये वाला सवाल। कई बार क्वेश्चन पे अपने अंगुली रख देते हैं कि ये वाला नहीं आ रहा है। जब मैं परीक्षा देता था तो हमारे आसपास के लोग थोड़ा सा मेरे गंभीर भाव को देखते हुए पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, लेकिन मैं भावों को समझ जाता था। आखिरकार क्या होता है वहाँ पर, मेन उद्देश्य ये होता है कि हमें हमारा एक नंबर कहीं से बढ़ जाए, एक क्वेश्चन सही हो जाए। ठीक है, यही है कंपटीशन। बाकी अगले प्रश्न बात करते हैं। यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर कवि आंदोलन चलाया गया। सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर कविता में कौन सा आंदोलन चलाया गया है? तो नकेनवाद, मार्क्सवाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से आपको सही जवाब इसका देना है। इसका सही जवाब है, क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब है प्रगतिवाद। अगला प्रश्न है, नागार्जुन का वास्तविक नाम है। आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य में कुछ ऐसे कवि हैं जिन्होंने कि से लिखा है और वही उपनाम प्रतियोगी छात्रों के लिए सिर दर्द बन चुके हैं आगे जाकर, और कई हमेशा याद करना पड़ता है कि किसको क्या क्या कहा गया है। नागार्जुन का वास्तविक बैजू मिश्र, वैद्यनाथ मिश्र, नामदेव मिश्र, बलदेव। ये पेपर बड़ा ही इंटरेस्टिंग ढंग से बनाया गया है। ऑप्शंस को देखिए, काफ़ी रोचक। बस आपको ध्यान में रखना है। आप लोग सभी लोग जान रहे हैं कि नागार्जुन का जो वास्तविक नाम है, कई बार वास्तविक की जगह पे असली लिख देता है। ठीक है, सही जवाब है वैद्यनाथ मिश्र। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि यथार्थवाद में किस प्रकार की दृष्टि की प्रधानता रहती है? यथार्थवाद में, हाँ, ज्योतिर्विज्ञान वैद्यनाथ हजारी प्रसाद द्विवेदी से भी जुड़ा हुआ है। तो ऐसे ही कोरिलेट करके आप लोग याद करते रहिए और बस परीक्षा में अधिकतम अंक आप हासिल करें, यही हमारा उद्देश्य भी है और आप लोगों का भी उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 14 की
यथार्थवाद में किस प्रकार की दृष्टि की प्रधानता रही है? रूप केंद्रित, व्यक्ति केंद्रित, वस्तु केंद्रित, परंपरा केंद्रित। ये देख रहे हैं, थोड़ा सा जो प्रश्न है अलग ढंग से आपको दिख रहा होगा। आपने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हल किए होंगे, लेकिन यहाँ पर ये एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि जितना भी मैं प्रैक्टिस सेट कराता हूँ वो एक लेवल का रहता है और फालतू इधर उधर का नहीं रहता है। हमें किसी चीज़ का प्रचार प्रसार नहीं करना है, आप लोगों का बस हेल्प करना है। इसका जो सही जवाब है, आप लोग बता रहे हैं कि व्यक्ति केंद्रित है, लेकिन इसका जो सही जवाब है वो है वस्तु केंद्रित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि दार्शनिक काव्य के रूप में प्रसाद की कौन सी कृति प्रसिद्ध है? जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति दार्शनिक महाकाव्य के रूप में? आप जानते हैं कि अगर दार्शनिक नहीं लिखा रहता, महाकाव्य भी लिखा रहता, तो भी आप इसका सही जवाब वही बताते, क्योंकि उन्होंने जो फेमस महाकाव्य लिखा है उसका नाम कामायनी है, जो कि 1935 में प्रकाशित हुई थी और 15 सर्गों में है। उन सर्गों का नाम आप लोग जरूर याद करके रखिए, क्रम भी याद करके रखिए, कौन किसके बाद आता है। खासतौर से सिलेबस में जो श्रद्धा, ईड़ा और चिंता ये सब लगा हुआ है या लज्जा लगा हुआ है, तो उसको आप ध्यान में रखिए कि किस किस संख्या पर है। ठीक है ना? तो सही जवाब है इसका कामायनी, जो कि शैव दर्शन पर है और प्रतिभिज्ञा दर्शन इसका एक और दूसरा नाम है। तो ध्यान में रखिए इसके से। अगले प्रश्न पर बात करें कि मूल कथा कहाँ से ग्रहण की गई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार यूपी टीजीटी पीजीटी यहाँ तक कि जीआईसी की परीक्षाओं में आ चुका है और जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्जाम में भी आता है। राम की शक्ति पूजा की मूल कथा कहाँ से ली गई है? रामायण, रामचरितमानस, कृत्तिवास रामायण, कंब रामायण। तो आप देख रहे हैं कि रामायण कितने तरीके हैं और यहाँ पर जो इसका सही जवाब है आप लोगों ने तुरंत बता दिया कि सही जवाब है कृत्तिवास रामायण, जो कि बांग्ला से संबंधित है। तो इसी तरीके से जोड़ जोड़कर आप याद करते रहिए। जो बच्चे लेट से जुड़ रहे हैं उनका भी हार्दिक स्वागत है। जो जिन बच्चों को अभी नोटिफिकेशन नहीं गया है वो बाद में इसको देख लेंगे, लेकिन लाइव प्रैक्टिस सेट करने में एक उसका अलग आनंद है। लगातार करीब अभी तक मुझे जो दिख रहे हैं 55-56 लोग जुड़े हैं। बाकी मैं इसको रिफ़्रेश नहीं किया हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कल से जो नेटवर्क ने मुझे धोखा दिया है उससे मैं थोड़ा सा सतर्क हूँ। और आप लोगों के लिए मैंने आज अपने मोबाइल को ज़्यादा चला ही नहीं, कल मैं ज़्यादा यूज कर दिया था। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि नव भारत टाइम्स का संपादन किस लेखक ने किया था? नव भारत टाइम्स का संपादन किस लेखक ने किया था? ये न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते भी होंगे हिंदी में, और लिखा गया कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र। नव भारत टाइम्स का संपादन किसने किया था? तो इसका जो सही जवाब है, कुमार विनय कह रहे हैं कि सर मेरा स्वागत नहीं किया है। देखिए मेरे लिए सारे बच्चे बराबर हैं, नाम मैं लेना शुरू कर दूंगा तो फिर क्वेश्चन ही नहीं हल हो पाएगा। देखिए हम लोगों का सबका उद्देश्य ये है कि हम प्रैक्टिस करें, फिर जब आप लोग सफल होंगे तो सबका मैं एक लेक्चर ही लेकर आऊँगा कि फला फला विद्यार्थी सफल हुए हैं। ठीक है ना? तो नाम लिया जाएगा, अनुकूल और सही समय पर लिया जाएगा। खैर मैं आप सभी से एकदम से परिचित हो गया हूँ, ऐसे लगता है कि बगल में ही आप लोग रहते हैं। फिलहाल कहाँ कहाँ से हैं, अब जब सक्सेस होंगे तब। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं, नहीं तो भावुक होकर बहुत सारी अलग बातें होने लगेंगी। सही जवाब है इसका विद्यानिवास मिश्र। नव भारत टाइम्स का जो सही जवाब है विद्यानिवास मिश्र। अगले प्रश्न पर बात करें। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये प्रैक्टिस सेट के हिसाब से तो है ही, इंटरव्यू आप जब हिंदी साहित्य पढ़ते हैं, प्रैक्टिस सेट करते हैं, वन लाइनर किताबों को पढ़ते हैं, तो आप इस तरीके के कोटेशन से एकदम परिचित हो जाते हैं। इसको पढ़ते नहीं हैं तो भी आप जान जाते हैं कि इसका सही जवाब फला चीज़ होगा, लेकिन इसको लिखने का प्रयास कीजिए। हमारी संयोगादर्श निष्पत्ति उक्ति किसके द्वारा कही गई है? तो इसका सही जवाब है भरत मुनि, आचार्य भरत मुनि, जिन्होंने कि नाट्यशास्त्र लिखा। नाट्यशास्त्र में कुल 36 अध्याय हैं, 5000 श्लोक हैं, 8 रसों को माना है, 33 संचारी भावों को माना है, 49 कुल भाव हैं। तो इस तरीके से तुरंत विकिपीडिया की तरह आपके दिमाग में सारी चीज़ें बैठ जानी चाहिए, ताकि आपका सब तैयारी बहुत अच्छे से लगे। ठीक है, तो बाद में चलकर इसे रस सूत्र नाम दिया जाता है और 4 आचार्यों ने इसकी व्याख्या भी की। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? देखने में एक क्वेश्चन बहुत ही इजी लग रहा है, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है।
इस तरीके के प्रश्नों को हल करते समय बस आपको टिक करना ही ज़्यादा सही है। सही जवाब है अलंकार संप्रवर्तक हैं भामह। अगले प्रश्न पर बात करें, द्वारा प्रवर्तित सिद्धांत का नाम है। अभी भामह के सिद्धांत को पूछा गया यहाँ पर, और जो 20वां क्वेश्चन है कि आचार्य क्षेमेंद्र द्वारा प्रवर्तित सिद्धांत का क्या नाम है। तो क्षेमेंद्र ने जिस सिद्धांत को का प्रवर्तन किया था उसका सही जवाब है, आप लोगों ने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 20 का, कुछ बच्चे वक्रोक्ति बता रहे हैं, नहीं बिल्कुल गलत है, वक्रोक्ति कुंतक का है और क्षेमेंद्र का जो सिद्धांत है वो औचित्य सिद्धांत, और क्रम के अनुसार देखा जाए सबसे आखिरी सिद्धांत औचित्य सिद्धांत का नाम आता है। और बाकी सिद्धांतों का रीति का वामन, ध्वनि का आनंदवर्धन, वक्रोक्ति का कुंतक, ये सब आपके दिमाग में तुरंत छप जाने चाहिए। मैं बोलूँगा टाइम जाएगा, बाकी मैं बार बार यही चीज़ कहता हूँ कि जैसे ही ऑप्शन देखिए आपके दिमाग में चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएं। एक नए तरीके का प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तुलसीदासकृत कवितावली में कितने कांड हैं। आमतौर पर रामचरितमानस से संबंधित कांड पूछे जाते हैं ज़्यादातर परीक्षाओं में, लेकिन यहाँ पर एक्सपर्ट्स को लगा कि रामचरितमानस बहुत हो गया, आप कवितावली पर फोकस किया जाए। तो कवितावली में कुल कितने कांड हैं, तो इसका भी आप लोगों ने सही जवाब दिया। और देखिए, हो सकता है कि किसी को पता हो कि 7 कांड हो, और कई लोग इसको तुक्का के माध्यम से भी कंप्लीट कर लेंगे, बोलेंगे कि मैंने रामचरितमानस में पढ़ा था, मुझे लगा कि 7 कांड ही होगा। और जिसका गलत हुआ रहेगा उसको बार बार और टार करते रहेंगे कि देखो तुम खूब पढ़ाई करते थे, हमने अनुमान से लगा दिया। तो इस तरीके के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें बहुत विद्वत्ता भी कई बार काम में नहीं आती है। कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि मैं पीजी जेएनयू बीएचयू के लिए तैयारी कर रहा हूँ, क्या मेरे लिए भी प्रश्न। देखिए, अब मैं किस तरीके से जवाब दूँ इसका, क्योंकि हम हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं और कोई चीज़ बाहर से हम नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। प्रश्न है, निम्न में कौन सा व्यंजन पार्श्विक ध्वनि का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक ध्वनि का उदाहरण है। अब देखेंगे कि लुंठित ध्वनि, पार्श्विक ध्वनि, इस तरीके के ध्वनियों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षाओं में इस तरीके के सवाल बार बार पूछे जाते हैं। ऑप्शन दिया गया र, ल, ढ, स। तो अब इसमें पार्श्विक ध्वनि कौन सी है, तो इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब सबा खान ने बताया, और प्रदीप ने भी इसका सही जवाब दिया है। सही जवाब है पार्श्विक है ल और लुंठित है र। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, देख रहे हैं। पार्श्विक याद होना चाहिए था कि ल है और लुंठित र। इस चीज़ को एकदम से क्लियर करिए, ठीक। ये दोनों उसी तरीके से जैसे डिंगल पिंगल हैं, क्योंकि एक बार मैं भी लड़खड़ा गया था जल्दी जल्दी बताने में, डिंगल पिंगल को मैंने गलत बता दिया था, बाद में उसको मुझे क्लियरिफिकेशन। तो इसी तरीके से ध्यान में रखिए कि पार्श्विक क्या है, लुंठित क्या है। यही प्रश्न परीक्षा में जब आ जाएगा, अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, परीक्षा में आ जाएगा तो पहाड़ सा हो जाएगा और कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा वहाँ पर। तो इसको नोट, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने कॉपी बनाया होगा और नोट भी कर लिया होगा। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका की भाषा है। तो न जाने कितनी बार ये विनय पत्रिका परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, इसकी भाषा क्या है। ऑप्शन दिया गया अवधी, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बघेली। तो इसका जो सही है विनय पत्रिका ब्रज भाषा में है। तुलसीदास की अवधी और ब्रज दोनों पर समान अधिकार रखते थे। और ये जो प्रैक्टिस सेट हम करवा रहे हैं लगातार, हमारे वीडियो लेक्चर से भी ये जुड़ा हुआ है। और वीडियो लेक्चर जब आप लोग देखिए तो एक एक पॉइंट उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। अभी कोई फॉर्म यदि नहीं निकला है तो आप लोग भी रिलैक्स मोड में पढ़ते रहिए, बाकी जब फॉर्म निकलेगा तो फिर एक नई एनर्जी के साथ हम लोगों को फिर से मैदान में उतरना पड़ेगा, जो लोग जुड़े हैं आगे परीक्षाओं में जाना चाहते हैं। अगला प्रश्न कि जहाँ उपमान के अभाव के कारण उपमेय ही उपमान का स्थान ले लेता है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि जहाँ उपमान के अभाव के कारण उपमेय ही उपमान का स्थान ले लेता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है। विशेषोक्ति, विभावना, अन्वय, प्रतीक। तो इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब है कि इसमें अन्वय अलंकार है, जहाँ पर उपमान के कारण उपमेय ही उपमान का स्थान ले लेता है, अन्वय। बाकी विभावना में बिनु शब्द का यूज किया जाता है, प्रतीप जो है वो उपमा का उल्टा है। तो इस तरीके से आप ध्यान में रखिए। फिलहाल इसको आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में कि उपमेय के अभाव के कारण उपमेय ही उपमान का स्थान ले लेता है, वहाँ पर अन्वय अलंकार है।
अलंकार पर उदाहरण सहित और हम। अगला जो प्रश्न है ये काफी जाना माना प्रश्न है, कई बार ये परीक्षाओं में आ चुका है। किस मात्रिक छंद के प्रथम एवं द्वितीय चरण में 12-12 मात्राएं, द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं? जब मैं पढ़ाता था तो मैं ऐसे इसको 12 और 7 करके नोट कर लिया था और तुरंत मैं अपने दिमाग में बैठा लिया करता था। ऑप्शन दिया गया, देखिए दोहा सोठा, सोठा एकदम से गलत है। रोला बरवे को लेके कंपटीशन है यहाँ पर, लेकिन आप जब जानते रहेंगे तो तुरंत इसका सही जवाब बता देंगे कि इसमें बरवे है। अब बरवे से संबंधित दो रचनाएं काफ़ी फेमस रही हैं। 12, 12 और 7 मात्राएं जहाँ पर होती हैं वहाँ पर बरवे छंद है, इसलिए आप लोग क्लियर कर लीजिए। कुछ बच्चे सोठा बता रहे हैं जो कि गलत है। यहाँ पर गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि नंबर आपको नहीं मिल रहा है, आप अपना कीमती समय दे रहे हैं, उसी का यूज कर रहे हैं, ठीक है। बाकी परीक्षा में नहीं गलत होना चाहिए। बरवे नाम से दो रचनाएं फेमस रही हैं, बरवे नायिका भेद और बरवे रामायण, तो इसी छंद में लिखे गए हैं, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, रस का स्थायी भाव है। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन दिया गया है जुगुप्सा, क्रोध, भय, उत्साह। तो आप देख रहे हैं कि विभत्स जो कि खुद एक अलग तरीके का रस है, और जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उस ऑप्शन के आधार पर इसका सही जवाब है जुगुप्सा। अगला प्रश्न है, बुंदेली और कन्नौजी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? बुंदेली और कन्नौजी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? आप जानते हैं कि हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं हैं और सब में अलग अलग बोलियां हैं, बोलियों की संख्या कुल 18 मानी गई है। तो इसमें ये दोनों बोलियां किस भाषा में आती हैं? आप लोग एकदम से पकड़ लिए, भाषा विज्ञान आप लोगों का काफ़ी अच्छा हो गया है, लग रहा है कि लगातार वीडियोज लेक्चर देख रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। मेन बात है आप लोगों की पढ़ाई करना। सही जवाब इसका कि ये किस में आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। बुंदेली कन्नौजी दिया है, अगर इसमें बघेली दे देता तो वो दूसरी हिंदी के अंतर्गत आ जाती, आप लोग जान गए होंगे, तुरंत आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि बघेली किस में है, लेकिन यहाँ पर बुंदेली देखिए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। अब इसको काफ़ी आपको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने की जरूरत है कि हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है और हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ, ये दोनों अलग अलग तरीके से प्रश्न हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब बता दिया कि शिव सिंह सरोज, जो कि शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया था, और वही हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला पहला हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है। अगर हिंदी भाषा नहीं यहाँ पर दिया होता तो इसका आंसर दूसरा हो जाता, जो कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया है, गारसद तासी का। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है शिव सिंह सरोज। प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और यहाँ भी पूछा गया कि फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना वर्ष है, मतलब कि फोर्ट विलियम कॉलेज कब स्थापित हुआ? 1800 ईस्वी, 1802, 1815, 1823। तो पूरी मुझे उम्मीद है कि इस तरीके का प्रश्न ये आएगा फोर्ट विलियम कॉलेज, तो जो जितने भी बच्चे जुड़े हैं वो तुरंत इसका सही जवाब बता देंगे। बाकी हिंदी का गद्य साहित्य के अंतर्गत हमने फोर्ट विलियम कॉलेज पर बातचीत करते हुए इसकी स्थापना किसके समय में हुई, कौन किया था, कौन प्रिंसिपल था, कितने लोग जुड़े हुए थे, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, कौन बाहर से जुड़ा था, कौन अंदर से जुड़ा था, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बताई गई हैं। और आपके दिमाग में मैंने एक दृष्टि भी दे दी ताकि जब आप खुद सेल्फ स्टडी करें तो आपका हो जाए। रामानंद यादव का रैंकिंग महेश दत्त शुक्ल का है, लेकिन इस ऑप्शन में कहीं महेश दत्त शुक्ल नहीं है, उनका भाषा काव्य संग्रह नाम से ग्रंथ जरूर है, लेकिन इस प्रश्न के मुताबिक जो सही जवाब था वो आप लोगों ने देख लिया। अगले क्वेश्चन हैं, पूछा जा रहा है कि हिंदी में यात्रा साहित्य के प्रमुख लेखक हैं। यात्रा साहित्य के लिए किसे जाना जाता है? आप सारे लोग जानते हैं, उनको अथातो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के नाम से भी जाना जाता है, और यात्रा की बात की जाएगी तो तुरंत जिसका नाम लिया जा सकता है वो हैं राहुल साकृत्यायन। सही जवाब है, ऑप्शन दिया गया था रामवृक्ष बेनीपुरी, राहुल साकृत्यायन, वियोगी हरि, महादेवी वर्मा। तो इसमें सबसे जो क्लियर है वो है राहुल साकृत्यायन। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है अकेडमी का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ये थोड़ा सा नया प्रश्न है। साहित्य अकादमी पुरस्कार तो खूब दिया जाता है, आप जानते भी होंगे, लेकिन इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे ये हमें बताना है। राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, महादेवी वर्मा।
तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे साहित्य अकादमी के, उनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना। नेहरू साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे और इसमें पुरस्कार भी दिया जाता है, हर साल दिया जाता है। अगले प्रश्न पर बात करें। अगला प्रश्न है, ये भी फोर्ट विलियम कॉलेज की तरह ही काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कि काशी नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष है। काशी नागरिक प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष है 1893, 1900 ईस्वी, 1903 ईस्वी, 1905 ईस्वी। तो इसका जो सही जवाब है 1893 ईस्वी। और 1896 की ईस्वी के आसपास में नागरिक प्रचारणी सभा से एक नागरिक प्रचारणी पत्रिका भी निकलती थी। तो उससे कौन कौन जुड़े हैं ये भी आपके दिमाग में आना चाहिए। और नागरिक प्रचारणी सभा की खास विशेषता रही है कि इसमें रिसर्च करना शुरू किया गया, ग्रंथों को एक जगह इकट्ठा किया गया, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना शुरू कर दिया गया और संपादित भी होने लगा। बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है। ये बनारस में है, जिसको कि काशी भी कहा जाता है। ठीक है। लगातार एक अभियान चला रहे हैं, सभी लोग लाइक करें। तो अगर अच्छा लगा लेक्चर तो आप लाइक कर दीजिए, बाकी आप स्वतंत्र हैं, कोई बहुत प्रेशर नहीं है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, परिमल किसकी संस्था थी? परिमल ये संस्था रही है, कैसी संस्था थी? कवियों की, लेखकों की, कहानीकारों की, नए लेखकों की? जब आप प्रयोगवाद पढ़ेंगे तो उस समय में, प्रयोगवाद जब पढ़ेंगे तो उस समय में उसी के समानांतर एक संस्था चल रही थी, परिमल। ठीक है। क्या थी वो? नए लेखकों की, नए लेखकों की। जवाब है ऑप्शन 4। कहानी पर तीसरी कसम फिल्म निर्मित हुई थी। तीसरी कसम कहानी आप सारे लोगों ने पढ़ा होगा और लगभग इस सभी महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल भी रहती है और काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी भी है। और इसमें फिल्म निर्मित हुई थी और इसके जो फिल्म निर्माता थे उनको एनसीईआरटी के बुक में भी लगाया गया उनकी जीवनी पढ़ने के लिए। तो काफ़ी आप सारे लोग परिचित होंगे। और तीसरी कसम में खुद जो इसके लेखक हैं वो भी इसमें शामिल थे। सही जवाब है फणीश्वरनाथ रेणु। रेणु का बहुत ही छोटा सा रोल इस कहानी में है, तीसरी कसम। तो अब जब भी पढ़िए तो तीसरी कसम में कौन कौन 3 कस्में खाई थी, इसको जरूर ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु महादेवी ने प्रयाग संस्था की स्थापना की थी। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए महादेवी ने प्रयाग में, वर्तमान समय में प्रयागराज, अब एग्जाम देने जाएंगे तो आ जाएगा कि प्रयागराज में किस संस्था की स्थापना की थी? ऑप्शन दिया गया है, साहित्यकार सभा, साहित्य संगम, साहित्यकार संसद, साहित्यिकी। तो इसका जो सही जवाब है कि महादेवी वर्मा ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए साहित्यकार संसद नाम से एक सभा की स्थापना की थी। तो हो सकता है कि एग्जाम में प्रश्न आए तो आपका बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे तीसरी कसम के जो पात्र हैं, हीराबाई, हीरामन मन, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी रही है और आंचलिक कहानी के रूप में आती है। तो आप लोगों ने पढ़ा भी है, काफ़ी नॉलेज भी आप लोगों के पास है। अगला जो प्रश्न है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1850 ईस्वी, 1875 ईस्वी, 1880 ईस्वी, 1900 ईस्वी? कई बार परीक्षा में जो उस समय के समाज सुधारक थे उनसे जुड़ी हुई जो सोसाइटीज है उनसे सवाल आता रहता है, जैसे आ जाता है यहाँ पर थियोसोफिकल सोसाइटी से आ गया है। तो इसका जो सही जवाब है 1875 ईस्वी। अगले क्वेश्चन पर बात करें तो अगला प्रश्न है कि अज्ञेय की किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? अज्ञेय की किस रचना पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार हुआ था? ऑप्शन दिया गया, कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, बावरा अहरी, हरी घास पर क्षण भर। तो ध्यान में रखिए कि कितनी नावों में कितनी बार और आंगन के पार द्वार, इन दोनों पर पुरस्कार दिया गया है। और बस आपको क्लियर करना है कि ज्ञानपीठ किस पे मिला है और साहित्य अकादमी किस पे मिला है। तो इसका जो सही जवाब है वो है, इस प्रश्न के अनुसार, कितनी नावों में कितनी बार। आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। कुछ बच्चे आंगन के पार द्वार में कन्फ्यूज हो रहे हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट का एक दूसरा लक्ष्य है। पहला तो आप अपने तैयारी को करते रहिए। दूसरा लक्ष्य ये है कि जो भी कन्फ्यूजन इत्यादि हो उसको आप अपने कॉपी पे नोट करते जाइए ताकि आगामी एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो आपको।
अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 कि प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था। प्रगतिशील लेखक संघ जिसकी स्थापना सन 1936 ईस्वी में हुई थी और इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे, ये सारी बातें आपके दिमाग में तुरंत एकदम से बैठ जानी चाहिए, छप जानी चाहिए। कानपुर, पटना, लखनऊ, इलाहाबाद। तो 1936 में लखनऊ में ये अधिवेशन संपन्न हुआ था। इसकी प्रथम अध्यक्षता की थी प्रेमचंद ने और वहाँ पर उन्होंने नाम से उन्होंने स्पीच दिया था, बाद में वो पुस्तक। और ठीक है, तो इस तरीके की पंक्तियाँ रहती हैं और जब भी मौका मिले आपको तो साहित्य का उद्देश्य कोटेशंस वहाँ से भी उठाए गए हैं। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया। राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया। राजभाषा की जब चर्चा की जाती है तो 14 सितंबर 1949 आपके दिमाग में आता होगा। अनुच्छेद 343 से 351 के बीच के आते होंगे और उन अनुच्छेदों में भी आप क्लियर कर लिए होंगे, लेकिन बाद में आगे चलकर राजभाषा अधिनियम गया, फिर उसको पारित किया गया। ऑप्शन दिया गया, पारित किया गया था सन 1963 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा राज्य हिंदी तर भाषी है, जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती है। ऑप्शन दिया गया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। तो आप जान रहे हैं, तो महाराष्ट्र है वो मराठी भाषी राज्य है। इसका जो ऑप्शन डी। लेकिन एक चीज आप ध्यान में रखिए कि जैसे हिंदी देवनागरी में वैसे मराठी भी देवनागरी में लिखी जाती है। और एक बार मेरे साथ एक घटना ये हुई कि जेएनयू की लाइब्रेरी में मैं अखबार पढ़ने के लिए गया और अचानक मैं मराठी अखबार लेकर बैठ गया और उसमें अभी मैं अखबार को पढ़ ही रहा था कि बगल में उसको ऑलरेडी एक मराठी लड़का पढ़कर बैठा था। तो अचानक मुझसे पूछा कि आप महाराष्ट्र में कहाँ से हैं। तो मुझे लगा कि मैं तो यूपी का हूँ और महाराष्ट्र के बारे में क्यों पूछ रहा है। तो मैंने बोला कि क्यों, तो कहा कि आप मराठी पढ़ रहे हैं। तो मैं कंफ्यूज हो गया देवनागरी लिपि को लेकर। आप लोगों को भी इस तरीके का अनुभव हुआ होगा, ये एकदम से रियल अनुभव था। तो बस ये स्टोरी बताने का मतलब ये था कि मराठी देवनागरी में लिखी जाती है और हिंदी। तो इसका जो सही जवाब है वो अगले पंक्ति के लेखक हैं अनुखन। तो इस पंक्ति में ये पंक्ति लिखी, इसका जो सही जवाब है वो है विद्यापति। ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, हाँ थोड़ा सा रुक रुक के चल रहा है। अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला जो प्रश्न है, देशज है, निम्न में कौन सा एक शब्द देशज है। ऑप्शन दिया गया है दूध, खाट, कुम्हार, बालक। तो देशज शब्द हमें बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो देशज शब्द है। तो इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 43 का देशज शब्द है खाट। ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब है खाट। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द अविकारी है। विकारी और अविकारी शब्दों के बारे में आपने सुना भी होगा, जिसमें विकार उत्पन्न हो जाता है, जिसमें परिवर्तन हो जाता है और जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्दों को। और भाषा विज्ञान के अलावा मैंने हिंदी व्याकरण पर बुंदेली में इसको खटिया बोलते हैं, भोजपुरी में भी खटिया। तो आप देख रहे हैं कि भाषा माला की तरह होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, अंतर नहीं होता है। ठीक है, तो कौन सा शब्द अविकारी है यहाँ पर पूछा जा रहा है। भारत, पढ़ना, तुम, विरुद्ध। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो सही जवाब है वो है विरुद्ध। विरुद्ध जो शब्द है वो क्या है, अविकारी है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि बिहार में भी इसे खटिया ही कहते हैं। चलिए, आप लोग खटिया पर ज़्यादा फोकस हो गए, खाट पे। और अगला जो प्रश्न है, केशव कहीं न जाइए पंक्ति के रचनाकार हैं। केशव कहीं न जाइए का कहिए पंक्ति के रचनाकार हैं। और ये पंक्ति इतनी इंपॉर्टेंट है कि परीक्षाओं में आती है, लगातार इससे सवाल पूछे जाते रहते हैं। कबीरदास, तुलसीदास, केशवदास, नंददास। तो कई बच्चे लगता है कि केशव लगा हुआ है, तो इसका सही जवाब केशवदास होगा। लेकिन आप लोग जुड़े हुए हैं, बड़ा सिंसियर बच्चे जुड़ गए हैं, तो इन्होंने इसका सही जवाब बता दिया कि
तुलसीदास ने ये बात को कहा है। केशव कहीं न जाइए का कहिए तुलसीदास। अगला प्रश्न है कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय, पंक्ति किस कवि की है? गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय, पंक्ति किस कवि की है? और तमाम आप ऑब्जेक्टिव्स किताबों में इसको पढ़े भी होंगे और कई बार प्रैक्टिस सेट बुक में हल भी किए होंगे, और आप लोगों ने इसका सही जवाब बता दिया है कि रहीम की ये पंक्ति है। और जब आज की वीडियो लेक्चर में मैं बता रहा था तो रहीम और तुलसी दूसरे के मित्र भी थे, मिलते जुलते भी थे वो कई बार, और एक दूसरे से प्रभावित भी थे। तो ये सब छोटी छोटी कहानियाँ आप याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, पढ़ने में मन भी लगेगा। अगला प्रश्न है, उस ज़माने में इस तरीके से यूट्यूब चैनल नहीं हुआ करते थे, बस आना जाना था एक दूसरे जगह। और मैं देख रहा हूँ कि जितने बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, कुछ बच्चे होंगे जो कमेंट्स नहीं कर रहे होंगे, काकचेष्टा बको ध्यानम से पूरा इस क्वेश्चन पेपर को देख रहे होंगे और धीरे धीरे नोट भी कर रहे होंगे, हर तरीके के बच्चे होते हैं। तो यहाँ पर जितने बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, रहीम और तुलसी की तरह उनकी दोस्ती भी हो गई है, और इस चीज़ को बरकरार रखिए अनुशासन और नैतिकता दोनों के साथ। अगला जो प्रश्न है, प्रयोग की दृष्टि से व्यक्त करने वाले शब्द कहलाते हैं। प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द कहलाते हैं प्रयोगार्थक, समानार्थक, अनेकार्थक, विपरीतार्थक। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये आप सभी के लिए, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर, देखने में उनको लगता है कि एक ही टाइप का होगा, लेकिन सूक्ष्म अंतर होता है उसमें। तो इसका जो सही जवाब है समानार्थक। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है समानार्थक। जो शब्द होते हैं उसमें प्रयोग की दृष्टि से बहुत ही सूक्ष्म अंतर होता है। अगला प्रश्न है, रासो ग्रंथों की रचना किस काल में हुई? तो ये तो आप लोगों के बाएं हाथ का खेल है, तुरंत आप बता देंगे कि रासो ग्रंथों की रचना किस काल में हुई। तो इसका जो सही जवाब है, ज़्यादा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आदिकाल। अगला जो प्रश्न है कि निम्न में एक कवि अष्टछाप के अंतर्गत नहीं है। निम्न में एक कवि अष्टछाप के अंतर्गत नहीं है। ऑप्शन दिया गया है सूरदास, चतुर्भुजदास, कुंभलदास, नाभादास। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो सही जवाब है वो है कि नाभादास जो हैं वो अष्टछाप के अंतर्गत नहीं आते हैं। बाकी आप में अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि कौन किसका पुत्र रहा है, कौन क्या रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में किस कवि ने केवल अवधी भाषा का प्रयोग किया? निम्नलिखित में से किस कवि ने केवल अवधी भाषा का प्रयोग किया है? सूरदास, बिहारी, कबीर, जयसी। तो अवधी भाषा का प्रयोग किया मलिक मोहम्मद जयसी ने। इस प्रश्न के आधार पर सही जवाब है मलिक मोहम्मद